हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैंने आकाश की टेस्ट सीरीज़ पर जब वीडियो बनाई थी तो काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस थे। दीदी एफटी के लिए प्रिपेयर कैसे कैसे करें, अभी एफटी चल रहा है हमारे लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, कैसे स्कोर करना है, कितना कब ज्वाइन करना है, कब नहीं करना है, क्या प्लान रहना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बना लेनी चाहिए कि अगर मैंने आकाश में जब मेरे एफटी होते थे तो मैं आई यूज़ टू स्कोर 650 कॉन्स्टेंटली। और ऐसा नहीं है कि मतलब एफटी में तो कभी अप एंड डाउन भी नहीं हुआ है, मतलब 650 40 60 70 यही रेंज में मेरे स्कोर रहते थे। तो मैं उसके लिए कैसे प्रिपेयर करती थी, क्या स्ट्रेटेजी रहती थी, क्या क्या करना चाहिए, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल की। तो मैंने आपको उस पेपर में बताया था कि एफटी का जो पेपर होता है वो बहुत ईज़ी रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड होता है और बहुत ज़्यादा मतलब वन लाइनर टाइप क्वेश्चन मिलते हैं उसमें। तो आपको इतनी दिक्कत आएगी नहीं अगर आपने थोड़ी भी अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, तो वो बहुत ईज़ी लगता है। बट कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, वो पेपर इतना भी ईज़ी नहीं होता है, हमारा स्कोर नहीं आ रहा है। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मैंने इस वजह से ही वहाँ पे जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पूरा शेयर किया था आपको स्क्रीनशॉट या फिर जो फ़ोटो खींच के पेपर का, क्योंकि मैंने आपको बोला था कुछ पेपर मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो, आपके लिए ईज़ी हो सकते हैं, जो आपके लिए ईज़ी हो मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। तो ख़ैर, अभी हम बात करते हैं मेरे एज़ पर टू माय ओपिनियन। अगर आपकी प्रिपरेशन लेवल ठीक है या फिर आपने पिछले साल अच्छे से प्रिपरेशन करी थी तो वो ईज़ी टू मॉडरेट के आई एम सो सॉरी, ईज़ी टू मॉडरेट के लेवल में ही रहते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। ठीक है? तो अब इसके लिए प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है ताकि वो पेपर आपको और ज़्यादा ईज़ी लगे। अगर मान लो आपको और ऑलरेडी ईज़ी लग रहा है और इससे ज़्यादा ईज़ी कैसे लगेगा, तो पहले ध्यान रखिए सब्जेक्ट वाइज़ हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं फिज़िक्स की। तो फिज़िक्स में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी टीचर ने आपको नोट्स करवाए हैं, वो नोट्स आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। नोट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, टीचर को पता है कि इतने सालों से क्या चीज़ें एग्ज़ाम में आ रही हैं, नीट में आ रही हैं, फिर एफटी में आ रही हैं, एआईटीएस में आ रही हैं, वही चीज़ें रिपीट होती हैं। तो वो नोट्स आपको ज़रूर करके जाने हैं। अगर आप आकाश के स्टूडेंट हैं तो आपको वो करने ही करने हैं। इवन अगर आप यकीन से भी पढ़ रहे हो ना, मैंने भी एमआर सर से ही फिज़िक्स करी है, ठीक है? तो मुझे पता है कि उधर से भी आप कर रहे हो, आपको कुछ भी बाहर से फँसने नहीं वाला है। तो क्लास के नोट्स आपको ज़रूर, अगर आप आकाश में ही पढ़ रहे हो तो करने ही करने हैं, बाहर के भी आप किसी कोचिंग में हो तो करके जाना है। और उसके बाद में आपको आकाश के मॉड्यूल का सेक्शन ए और सेक्शन बी सॉल्व करना है, ठीक है? सेक्शन ए और सेक्शन बी को स्किप नहीं करना है। सेक्शन सी में पीवाईक्यू होते हैं, सेक्शन डी थोड़ा अपर लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन डी सॉल्व करने की उतनी नीड नहीं है। तो अभी आपको सेक्शन ए सेक्शन बी करना है, पीवाईक्यू करने हैं। अगर आप पे टाइम है तो पूरे फिजिक्स के लिए 35 ईयर जो भी अभी ईयर चल रहा है उसके लिए 37 ईयर पूरा आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आप पे टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 15 ईयर के पीवाईक्यू आपको लगा के जाने ही जाने हैं। फिजिक्स के लिए क्लियर है। अब अगर आप पे मॉड्यूल है और आपको पता नहीं है कैसे सॉल्व करना है तो मुझे बता देना कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं उस पे प्रॉपर वीडियो बना दूँगी कि मैंने मॉड्यूल कैसे सॉल्व किए थे, क्या-क्या चीज़ें सॉल्व करनी है, क्या-क्या स्किप करनी है, कौन-सा मॉड्यूल करना है, कौन-सा नहीं करना है, वो सब मैं तुम्हें बता दूँगी। मैंने सब कुछ रखा है मेरे पास, किया हुआ है, क्या छोड़ा था, क्या किया था, आई विल बी शेयरिंग। ठीक है? कोई दिक्कत हो तो बता देना। दूसरी चीज़ अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो देखो केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है, केमिस्ट्री में तुम्हारी सेम स्ट्रैटेजी रहने वाली है। सेम स्ट्रैटेजी मतलब तुम्हें नोट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, और सेक्शन ए, सेक्शन बी और पीवाईक्यू तो करने ही हैं, ठीक है? बस केमिस्ट्री में एडिशनली आपको एक काम और करना है कि अगर आप फिज़िकल कर रहे हो तो उसके शॉर्ट नोट्स तुरंत के तुरंत बना लेना साथ के साथ, और अपने आप को टास्क देना कि आपका जो एफटी आएगा उससे पहले आप एटलीस्ट 2 बार वो फ़ॉर्मूला शीट पढ़ के जाओगे। क्लियर है? और अगर आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक का एग्ज़ाम देने वाले हो तो एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लेना, फिर उसको मार्क कर लेना कि कौन सी लाइन्स आप भूल रहे हो, तो वो हाइलाइट करनी है। एनसीईआरटी कैसे हाइलाइट करनी है वो भी मैं आपको बाद में सिखा दूँगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी आपको दिक्कत आती है मैं उस पे आपको वीडियो बना के सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट करवा दूँगी। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे से जर्नी निकलेगी आपकी, बस टेंशन मत लेना, ठीक है? जो मैं बता रही हूँ चुपचाप फ़ॉलो कर लो, और चुपचाप नहीं मतलब बोल के फ़ॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बिना टेंशन के फ़ॉलो कर लो, है ना? और पढ़ाई बस अच्छे से करते रहो, ये बात है। तो वो मैं बता दूँगी। दूसरा ये है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कर रहे हो तो एनसीईआरटी करना मस्ट है, और एक बार मार्क करके दूसरी बार भी करके जानी है, तो 2 बार एनसीईआरटी इफ यू आर डूइंग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, राइट? तो केमिस्ट्री क्लियर है। अब बात करते हैं बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी में क्या रहता है, बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी करनी है ऑब्वियसली। बिल्कुल एनसीईआरटी का रट्टा मार के जाना है, चाहे कितनी भी बार मारना पड़े, रट्टा मारना बिल्कुल अच्छे से, एनसीईआरटी घोल के पी के जानी है, क्योंकि अब जो आपका पेपर है ना एफटी, वो पहले भी एनसीईआरटी बेस्ड ही आता था, बट अब तो और ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड हो गया, बिल्कुल मतलब इतना अच्छे से पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही हो गया है कि 100% मान लो कि बाहर से कुछ नहीं दिखेगा आपको। तो एफटी बहुत अच्छे रहते हैं आपको एनसीईआरटी की ना पकड़ में लाने के लिए। अभी इनिशियली आपको ना एकदम महत्व पता चलेगा कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डी मॉड्यूल पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने हैं,
मॉड्यूल में से भी क्या पढ़ना होता है, क्या छोड़ना होता है, वो फिर कभी तुम्हें समझा दूंगी। बट एफटी के लिए मॉड्यूल पढ़ने बिल्कुल नहीं। दी नोट्स पढ़ने हैं क्या? एनसीईआरटी के नोट्स भी पढ़ने की नीड नहीं। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा है कि नहीं मुझे टीचर बहुत अच्छे से समझाता है, मुझे समझ में आता है करना है, तो एक रीड मार के चले जाना। मैंने करे थे, नहीं करे। मैंने नोट्स बनाए हैं, हाँ बनाए हैं, एक बार बनाए थे जब फर्स्ट अटैम्प्ट में कराता हूँ तभी बनाए थे, फिर उसके बाद में मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए। पढ़े थे, नहीं पढ़े, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा था, स्कोर आपको पता ही है, ठीक है, कभी दिक्कत नहीं आई थी। इवन मेरे एफ में भी कभी भी 340 से नीचे स्कोर रहा ही नहीं है बायोलॉजी में। 340, 45, 50, 55 यही रहता था। कभी नोट्स नहीं पढ़े, एनसीईआरटी इज द की। अब मॉड्यूल और नोट्स पढ़ने की बजाय आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ लेना 20 बार। 20 बार पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बट जस्ट बोल रही हूँ कि जितनी बार का टाइम वहाँ से बचा रहे हो ना, उतनी बार का टाइम एनसीईआरटी रीडिंग में लगाओ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यू विल बी इम्प्रूव्ड। और तुम मुझसे इसी कमेंट सेक्शन में जाके बोलोगे कि दी मेरे इस वाले एफटी में इतने आए थे और मैंने ये फॉलो किया, नेक्स्ट एफटी में इतने आए हैं। सच में यू विल बी इम्प्रूव। अब मैं तुम्हें बताती हूँ एक स्मार्ट पॉइंट, जो कि इसको तुम बोनस पॉइंट भी बोल सकते हो। दो बताऊंगी एक्चुअली, एक बोनस पॉइंट, दूसरा भी बोनस पॉइंट। और ये थोड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी है, जिसको ये सीक्रेट है जो टॉपर्स करते हैं, पता है? क्योंकि जनरली जो टॉपर्स होते हैं वो 650 प्लस वाले होते हैं, और ये मैं भी 650 प्लस में रही हूँ कोचिंग में, तो मुझे पता है कि वो क्या कर रहे थे और मैं क्या कर रही थी, तो मुझे आइडिया है। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, और ये बात आप तुम्हें पता चल रही है तो मुझे फॉलो करना, तुम उसी टॉपर्स की लिस्ट में आओगे। क्या करना है कि जब आपको एफटी हो रहे हैं, तो अगर आप जैसे RM01 में हो, तो आपको क्या करना है, जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनके जो बैच हैं वो जब से स्टार्ट हो जाते हैं मार्च के बाद से, है ना? तो मार्च के बाद, और तुम्हारा जो RM का वो होता है वो जुलाई से स्टार्ट होता है, तो तुम्हें उनके पेपर्स लेने हैं। और अगर तुम RM02, 3, 4 में हो तो तुम अपर वाले RM के ले सकते हो। जैसे RM4 जब स्टार्ट होता है, जब RM1, 2, 3 फिल हो चुके होते हैं, तो यानी कि RM1, 2, 3 के पेपर अवेलेबल होंगे। तो अगर तुम कोचिंग पढ़ रहे हो तो कोचिंग में से जाके भैया से मांग लो। हम तो बहुत भैया के कान खाते थे जाके, भैया RM2 का पेपर हुआ होगा दे दो, भैया RM1 का हुआ होगा दे दो, भैया 12th का हुआ होगा दे दो। जो पेपर हो रहे हैं जाके दे दो, कोई मना नहीं करता, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कभी मना नहीं है। और मान लो आप, अगर आप कोचिंग में भी नहीं हो, तो फिर क्या करना है, आपको पता है सब चीज़ें अवेलेबल हैं, बस आपको नाम डालना है और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। किसी के भी चैनल पे जाके वहाँ पे डाउनलोड करा, प्रिंटिंग मत करो, बस दे दिया और जाके अगले दिन एग्जाम दे आए। ट्रस्ट मी, तुम 2 बार अपनी गलतियाँ छान पाओगे। एक दिन पहले एग्जाम दे लेना, एनालाइज कर लेना, अगले दिन तुम मान लो अगर 520 स्कोर कर रहे हो तो वो 550 हो जाएगा। 550 स्कोर कर रहे हो, 580 करोगे, 580 कर रहे हो 600 करोगे, ये काम होगा सच में। और ये थी बोनस टिप 1। बोनस टिप 2, अपने टेस्ट से 4 से 6 दिन पहले प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। मुझे पता है टॉपर्स तुमसे बोलेंगे, तुम्हारी फ्रेंड्स तुमसे बोलेंगी एक दिन पहले पढ़ के आएंगे, एक दिन पहले पढ़ के आएंगे। कोई नहीं पढ़ता, मैं भी ये बोलती थी, नहीं पढ़ता कोई एक दिन पहले, सब पहले से प्रिपेयर कर रहे होते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है? जब भी आप पढ़ रहे हो, कोचिंग वाले हो सकता है अलग डायरेक्शन में चल रहे हो और तुम्हारे टेस्ट में अलग सिलेबस आ रहा हो, इस वजह से ट्राई करो कि 4 से 6 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करो। उसको मान लो आपके ओवरऑल 8 चैप्टर आ रहे हैं, तो 2-4 दिन में 2-2 चैप्टर डेली पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि एक दिन पहले आप ओवरवेलमिंग फील ना करो, आपको रोना ना आए, टेस्ट खराब ना हो और आपका टेस्ट अच्छा जाए, आपके मार्क्स भी इंप्रूव आए। अब डज मार्क्स मैटर्स, मतलब मार्क्स अच्छे लाने क्यों हैं, हमें क्या करना कि यहाँ पे मार्क्स लाके हम क्या ही कर लेंगे? अल्टीमेटली नीट का पेपर अच्छा होना चाहिए, राइट? बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे मार्क्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप आकाश के स्टूडेंट हो तो वहाँ पे मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है टीचर्स की नज़र में आना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में जो इंटेंसिव बैच बनता है, टॉपर्स बैच बनता है, उसमें सिर्फ वही बच्चे होते हैं जो टीचर्स की नज़र में होते हैं या फिर उनके मार्क्स अच्छे होते हैं, और अचानक से मार्क्स इंप्रूवमेंट नहीं, डे 1 से उनका इंप्रूवमेंट हो रहा होता है, डे 1 से ही वो अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं, ये चीज़ है। तो देखिए क्या चीज़ें हैं कि अगर आप ये काम करते हैं तो फिर आपको टॉपर्स लिस्ट में आने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीज़, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक खुद पे विश्वास होना कि यार मैं कर सकता हूँ, अभी कर रहा हूँ ना, अभी आ रहे हैं ना 650, 600, वहाँ भी आ जाएंगे, ये कॉन्फिडेंस आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ गया, उस दिन आप धूम मचा जाओगे। अल्टीमेटली नीट में मार्क्स आना ही इम्प्रूवमेंट है, सॉरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके यहाँ पे मार्क्स नहीं आ रहे तो निराश हताश नहीं होना है। आप वहाँ के मॉक टेस्ट में जो भी करके आ रहे हो, नीट में अच्छा करके आना, ठीक है? बिल्कुल अच्छे से सोचना कि ठीक है, यहाँ पे मैं धीमे-धीमे करके इम्प्रूव करूँगा, पर अल्टीमेटली माय एम इज़ नीट, और मैं उसमें बहुत अच्छे से करके आऊँगा। बट उसमें बहुत अच्छा करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा-थोड़ा करके अपना इम्प्रूवमेंट दिखाऊँगा और इसमें भी बेटर करूँगा, और एक दिन ऐसा आएगा मेरा यहाँ भी अच्छा होगा और वहाँ भी अच्छा होगा, ठीक है? तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत हो तो बता देना। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।